नमस्कार, 12 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित। नई तारीख की घोषणा जल्द। मॉनसून सीजन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की हो रही है समीक्षा। इसरो ने फिर किया कमाल। आरएलवी पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में दी करारी मात। तो वहीं सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर है टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। और अब समाचार विस्तार से। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया था। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलेगी और परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों को 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हुए, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है।
और इसीलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में है और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गए हैं और इस मामले में नांदेड़ की एटीएस टीम ने पेपर लीक मामले के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों क्रमशः सोलापुर और लातूर जिलों में जिला परिषद स्कूल में शिक्षक हैं और लातूर से निजी कोचिंग कक्षाएं चलाते हैं। एटीएस को संदेह था कि शिक्षक इसी माध्यम से पेपर फुटेज मामले में शामिल हैं। इस संबंध में जांच करने पर दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। इस बीच जांच के बाद इन दोनों को रिहा कर दिया गया है। शिक्षकों की पहचान संजय तुकाराम जादव और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। और देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम, अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है और इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा और सदन सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेगा। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ा है। पानी कमी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह की समस्या हर साल होती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। वहीं इस पर राजनीति की जा रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन इस समय दिल्ली की बड़ी आबादी जो है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। इस समय हम दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में हैं और जहां पर पानी की काफ़ी समस्या है। किस तरीके से यहाँ पे पानी की समस्या है, क्या आप लोगों को समस्या हो रही है? यहाँ पे पानी का समस्या तो वैसे सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सुबह सुबह में गाड़ी आता है, लोग को पानी लेने में भी बहुत समस्या है। सुबह में उठते हैं, जागते हैं, उसके बाद में तब लेने जाते हैं। यहाँ पे देखिए सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में गलती से यदि टैंकर आ गया तो जिसने पानी भर लिया उसने भर लिया। उसके बाद से कोई ड्यूटी गया हुआ है, कोई सोया हुआ है या कोई अदर काम में फंसा हुआ है अपने घरों में, उसको पता नहीं चला कि पानी का टैंकर आया हुआ है। पानी का टैंकर आता भी एक छोटा या बड़ा जो भी हो, जो उनके पास अवेलेबल होता है वो भेजते हैं और 6 और 6:30 के बीच में पानी का टैंकर आता है। उसके बीच में जिसने भर लिया वो भर लिया। उस पानी को भरने के लिए हमें वहाँ से लेके कम से कम ये समझिए कि 50 मीटर तक लाइन लगाना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है पानी सभी परेशान रहता है। आज दिन मारपीट होता रहता है, थाना पुलिस होता रहता है, FIR दर्ज होती है फालतू में, इसलिए इसका कोई मतलब देखने सुनने वाला कोई है नहीं। पानी का भीड़ लग जाता है, आदमी सब लड़ाई भी करता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत भीड़ लग जाता है। बहुत समस्या है, सब परेशान है यहाँ पर पानी के लिए, हम सारे परेशान हैं यहाँ पर पानी के लिए। आम आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं है और इस भीषण गर्मी में आम आदमी जो है दिल्ली का वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इसमें राजनीति जो है वो जम के हो रही है। दिल्ली सरकार में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन आम इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन नवीन के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके RLV LEX यानी कि पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्ता क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ ही यह विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफ़ायती बनाने में कारगर होगा और पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में मदद भी कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रे और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में रनवे पर उतारने के लिए तैयार किया गया है। मुंबई में मॉनसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया है। शहर में कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ महीनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। तो वहीं बारिश के बाद मुंबई में मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है। बारिश ने मुंबई समेत उपनगरों में दस्तक दे दी है। वहीं असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 12 जिलों के 1027 गांवों में 2,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की संख्या करीमगंज में करीब 1,40,000 है। नवीनतम बाढ़ बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को असम के बारपेटा और बजाली में बाढ़ से 2 लोगों की जान चली गई और इसके साथ ही राज्य भर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। फिलहाल कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उप हिमालयाई पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मानसून यूपी के पूर्वी हिस्सों में दस्तक देगा और इसके अलावा बिहार के ज्यादातर हिस्सों को भी मानसून कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में 2 दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद से तापमान कम हो गया और लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी की भी संभावना है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक की भारी से अत्यधिक भारी बारिश का संकेत देता है। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नमन किया है। उन्होंने लिखा कि देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। के दिन ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक शक्तिशाली और सुरक्षित भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएं और सभी लोग, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एक विकसित भारत की कल्पना को, एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद बांसुरी स्वराज और सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की। और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक प्रखर राष्ट्रवादी और समर्पित देशभक्त के रूप में याद किया जाता है और जिन्होंने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक भारतीय संविधान के विभाजनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न देखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया। जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था और मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। तो अपने रक्त से मानचित्रों की उन लकीरों को सुनिश्चित करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 1951 से लेकर आज तक 73 साल में हमारा किसी चीज पे स्टैंड नहीं बदलता। अगर कश्मीर पे हमारा स्टैंड एक था तो 1951 में भी यही था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। तो जैसा कि अभी उल्लेख किया, 2019 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला तो हमने वो साकार करके दिखाया। हमारा कोई भी विषय हो, धारा 370 था, कॉमन सिविल कोड था, श्री राम जन्मभूमि का विषय था, हमने कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य माना था। संसद में दिए अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ हैं। बांसुरी जी, एक कितना बड़ा मौका जब जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को पूरा देश मना रहा है और आप स्वयं मौजूद थी। ये वो पल है जिस पल की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी और जो कश्मीर का स्वप्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, आज वो साकार होता हुआ दिख रहा है। इसको कैसे देख रही हैं आप? ये वो पल है जहाँ पर हम ये याद करते हैं, जहाँ पर भी हम पहुँचे हैं। हमारे पूर्वज जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वटवृक्ष की छत्र छाया में बढ़कर आज भाजपा पहुँची है जहाँ पहुँची है। डॉक्टर मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कभी भी सत्ता के मोह को कभी भी नहीं पकड़ के रखा, उन्होंने कभी भी सत्ता को जकड़ के नहीं रखा। उन्होंने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम की नीति अपनाई और इसी को आत्मसात करते हुए वे कश्मीर चले गए। और आप जानते हैं कि कितने रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हुई। वो हमेशा कहते थे कि एक राष्ट्र में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और संविधान के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। जिस अखंड भारत को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परिकल्पना की थी और वो जो स्वप्न देखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वो साकार हो चुका है। अब आप 18वीं लोकसभा में पहली बार प्रवेश करने जा रही हैं। अब आपके लिए कितने बड़े मौके और जो परिकल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखी थी, अब उसकी ओर आप कैसे कदम बढ़ेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक अखंड भारत की परिकल्पना करी थी और मैंने कहा ना कि उनके ही सपने को आत्मसात कर कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। हमारे प्रधानमंत्री के इस विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए मैं और भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता एकदम संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो ये थी बांसुरी स्वराज जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जब ये 18वीं लोकसभा में जा रही हैं तो जो विकसित भारत का स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसको आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयास करेंगी। कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर डटे रहने वाले होम गार्ड जवानों की भूमिका के साथ ही संख्या भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 पदों पर होम गार्ड जवानों की भर्ती कराने का निर्देश दिया है। भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में होगी। उन्होंने होम गार्ड स्वयं सेवकों की कर्तव्य निष्ठा व सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैयार किए जाने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज 1 में सरकारी एजेंसियों, डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को सेल डीड एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इसमें नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। और खबर लखनऊ आगरा से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही सवारियों से खचाखच भरी हुई बस एक्सप्रेस वे से नीचे जा गिरी और हादसे का शिकार हुई बस प्राइवेट डबल डेकर बस थी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद आने के बाद यह हादसा हुआ है। इस दौरान कई पलटी खाकर बस गहरी खंदक में जा गिरी। बस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। 30 घायलों का सौरीख सरकारी अस्पताल और 12 घायलों को मेडिकल कॉलेज तिरवा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस और यूपीडा की टीम द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। बता दें कि छबरामऊ तहसील के सौरीख थाना क्षेत्र के 159 किलोमीटर माइल्स पर यह हादसा हुआ है। और राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा उलटफेर करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को सुपर 8 के मुकाबले में 21 रनों से मात दे दी है। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जर्दान की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रनों का स्कोर बनाया था। तो वहीं इस टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार अंतराल में विकेट गंवाती रही और जिसके चलते टीम 19.2 ओवर में 127 रनों के स्कोर पर सिमट गई। अब सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी, इसकी जंग काफ़ी रोमांचक हो गई है। और आज के समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।